अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहाब। उम्मीद है कि आपने आज के दिन का आगाज बहुत अच्छे से किया होगा। फर्स्ट वर्किंग डे है यानी मंडे, सो हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। अपने दिन का आगाज अच्छे से करें। जो काम पिछले वीक में रह गए हैं, वीकेंड पे रह गए हैं, उसे नए सिरे से नई नीयत के साथ उसका आगाज करें। वो काम भी कंप्लीट होगा और आपका हफ्ता भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि आप नीयत करते हैं नमाज की, तो एट द स्टार्ट ऑफ द डे आप इस चीज़ की नीयत करते हैं कि दिन बहुत मुश्किल है, बहुत सारे काम हैं, बड़ी सारी परेशानियां हैं, बड़े सारे मसाइल हैं, तो ऑटोमेटिकली दिन में आपको वही चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। तो अच्छी नीयत के साथ अपने दिन का आगाज़ करें, इंशाल्लाह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के प्रोग्राम का आगाज़, आज के सब्जेक्ट की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो जिस चीज़ की ज़्यादातर प्रैक्टिस मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ वो है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। बच्चों को, वो बच्चियाँ हों या बच्चे हों, बचपन से सिखाया जाता है कि टॉल होना, लंबे होना, गोरा होना, प्यारा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और नो डाउट हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, खूबसूरत लगना, प्रेजेंटेबल लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो हमने अपने माशरे में, इस दुनिया में आजकल हर एक तबके में बसने वाले लोग, हर एक शहर में बसने वाले लोग, हर एक मुल्क में बसने वाले लोग, हर जगह, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली पाकिस्तान, एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, हमने ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं और उसको फॉलो करते करते बच्चे कहाँ तक पहुँच जाते हैं, इस चीज़ की प्रैक्टिस हम आम तौर पर अपने माशरे में देख रहे हैं। अगर पाकिस्तानी माशरे की बात की जाए तो आज स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी इस सब्जेक्ट पर, जिस पर टच करने से या बात करने में मैंने हमेशा लोगों को देखा है वो कॉन्शियस फील भी करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस सिस्टम के साथ लिंक्ड होते हैं। एंटी एजिंग मशीन्स, एंटी एजिंग, आपके जो भी आजकल टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, अनएथिकल प्रोसीजर्स जो कि मैं अपनी मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, और ख़ास तौर पर एक फ्लड जो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे इर्द गिर्द आ चुका है, इसको कैसे डिक्लाइन किया जा सकता है, किस तरह से बचा जा सकता है। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक आपके प्रोसीजर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक ख़वातीन के लिए या स्पेसिफिक एज के लिए होते हैं, लेकिन आजकल चूँकि सोशल मीडिया पर ट्रेंड है, आप 2-4 इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बुलाते हैं, एक नया क्लिनिक या यूँ कहें कि सैलून पे आप इस चीज़ के आप मेक श्योर नहीं कर सकते कि एक सैलून जिसके पास डॉक्टरेट की डिग्री है या नहीं है, उस मशीन रखने का सर्टिफिकेट है या नहीं है, बट दे आर डूइंग सो। सोशल मीडिया से 4-5 इन्फ्लुएंसर बुलाकर आप उसको प्रमोट करते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और सिर्फ अट्रैक्ट होके देख के कि हाँ ये पेनफुल नहीं है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, साइड इफेक्ट कोई नहीं है, हम भागते हैं उस चीज़ की तरफ। और ये प्रैक्टिस आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा की जा रही है। सो ये अनएथिकल प्रोसीजर्स जो यूज़ किए जा रहे हैं, कमाने वाले तो कमा रहे हैं और बहुत अच्छे से कमा रहे हैं। ये काम करना चाहिए, पूरी दुनिया में किया जा रहा है, लेकिन किन SOPs की ज़रूरत है, किस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, कहाँ से इजाज़त होनी चाहिए, कहाँ से इजाज़त तलब करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। स्किन रिलेटेड तमाम मसाइल जो आपको दरपेश हैं या स्क्रीन के उस तरफ जो लोग हमें देख रहे हैं उनको लगता है कि घर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रही है, और उनके सॉल्यूशंस जो मार्केट में मौजूद हैं वो आपके लिए किस हद तक हल है, मेरे लिए किस हद तक हल है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन ऑन काइंड ऑफ फील्ड। इनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन का डिटेल में इन्होंने स्टडी भी किया हुआ है, और आपके जो भी सवाल हैं उसको आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे ताकि आप बच सकें उन चीज़ों से जो कि आपके लिए हार्मफुल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर आलिया, इन्हें कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और PCO रिलेटेड ख़ास तौर पर जो आजकल मसाइल ख़वातीन को बहुत ज़्यादा है, हमारी बच्चियों को बहुत ज़्यादा है, इस पर बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाउ आर डॉक्टर आलिया? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आपको भी सुबह बखैर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मसूद अख्तर शेख, इन्हें कहते हैं, और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, और आपके जितने भी मसाइल हैं इस हवाले से उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर कामरान, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। देखिए, कमाने वाले तो कमा रहे हैं और हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, वी गॉट कंफ्यूज्ड कि हमने क्या करना है क्या नहीं। लेज़र, हाइड्रा और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स जो कि आजकल मार्केट में ट्रेंड के तौर पर इन रही हैं, किस हद तक प्रोडक्टिव हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? पहले तो मैं थोड़ी सी आपसे की बात से एग्री करूंगा, थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा जो आपने शुरू से बात की। नहीं, एक तो ये कि देखें, हाइड्रा फेशियल्स एंड अदर काइंड्स ऑफ फेशियल्स, इनमें ज़रूरी नहीं कि आपका डॉक्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। स्किन क्लिनिक्स आर ऑफरिंग दैट, उसके अलावा एस्थेटिक अदर क्लिनिक्स आर आल्सो ऑफरिंग दैट, लेकिन उनको लाइसेंस्ड होना अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ रेगुलेटरी स्पेसिफिक मशीन्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि वो प्रोफेशनल
ट्रेन बंदा ही वो ये टेक्निक यूज कर सकता जी है। ये आपने बिल्कुल बात ठीक की। तो मैंने आपसे वो ये बात करता कि जरूरी नहीं कि डॉक्टर हो, लेकिन अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, लाइक लेजर टेक्नोलॉजिस्ट या लेजर टेक्नीशियंस होते हैं, इंटरनेशनली उनकी सर्टिफिकेशन होती है और वो लोग ही लेजर मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से और स्किन रिलेटिंग प्रोसीजर्स हैं जिनमें से बहुत सारी चीजें अलाउड हैं बहुत सारे एस्थेटिशियंस को करना, लेकिन उसके लिए लाइसेंसिंग होनी जरूरी है। यूके में भी लाइसेंसिंग है, मैं यूके में काम करता रहा हूँ, यूके में भी लाइसेंसिंग है, यूएस में भी लाइसेंसिंग है। सो डेवलप कंट्रीज में देयर इज अ सेट ऑफ रूल गाइडलाइंस जो कि अवेलेबल हैं और रेगुलेटर्स इंश्योर करते हैं इस चीज को। अब उससे बियॉन्ड अगर कोई स्किन रिलेटिंग प्रॉब्लम है तो देन वी हैव टू गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम अ मेडिकल प्रोफेशनल। अब बात आपकी आ गई कमर्शियल, बात आ गई इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स प्रमोशंस की। असल प्रॉब्लम ही वहीं पर आता है क्योंकि आपको जो तस्वीर कई दफ़ा दिखाई जा रही होती है और जो एक्चुअल में किया जा सकता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तस्वीर से मुझे आप एक बात याद आई, इसको ऐड भी कर लें इस प्रोग्राम में, कि हम दिखा रहे होती है गोरे या गोरे की तस्वीर जिसको लेजर किया जा रहा होता है, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, और यहाँ पर हम एशिया में रहने वाले लोग हैं, मशरकी फेस है, हमारी स्किन टोन, हमारे स्किन के मसाइल, हमारी आबोहवा, हमारे मौसम बिल्कुल और है। दिखा आप क्या रहे हैं, कर आप क्या रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमने कंफ्यूज कर दिया लोगों को कि नहीं, एक लेजर ट्रीटमेंट मुझे पेनफुल नहीं लगा, मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव है, इसका मतलब कि आपकी स्किन के लिए भी है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए ना, बात ये कि हर बंदे का एक रिस्पेक्टिव है, लेकिन हम जब कोई भी रिसर्च करते हैं या कोई भी बात एविडेंस बेस्ड करते हैं तो उसमें हम बेसिकली एक स्टडी या कोई रिसर्च होती है जिसकी बिना पे हम ये कहते हैं कि ये चीज़ पेनफुल है, पेनलेस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका थ्रेशोल्ड और मेरा थ्रेशोल्ड एक जैसा होगा। दूसरी जो आपने बात की कि जी तस्वीर जो कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि कई दफ़ा बिफोर आफ्टर की तस्वीरें भी जो लगी होती हैं वो इंटरनेशनल स्टडीज़ या इंटरनेशनल मशीन प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं और हम उनको लगा देते हैं। क्या वो हमारी स्किन टाइप के लिए इज़ इट सूटेबल और नॉट, ये अगला क्वेश्चन आ जाता है। आजकल स्किन रिलेटिंग इश्यूज हैं ही बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसले भी आते हैं। और क्या हर चीज़ हर बंदे के लिए अच्छी है या नहीं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। आप इस बारे में मत सोचें कि एक चीज़ मुझे सूट की है तो मैं आप लोगों को ब्लंटली सजेस्ट कर सकती हूँ। नो, मैं नहीं कर सकती। एक दफ़ा सजेशन लेना, कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम नहीं करते। देख देख के सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। वी हैव टू डिग आउट, हमें डिग आउट करना पड़ेगा कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर है या नहीं है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी भी है, प्रैक्टिस भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोटॉक्स कराते हैं, वो स्पेसिफिक एक पार्ट हो जो कि पैरालाइज हो जाता है आपकी स्किन के अंदर से, खुदा ना खास्ता सम टाइम आपको फेस इफेक्ट हो सकता है, सम टाइम कोई इन्फेक्शन हो सकता है, खुदा ना खास्ता जान भी जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कर रही हूँ, लेकिन कॉन्शियसली आपको देखना पड़ेगा। मकसद आपको डराना नहीं है, मकसद है कि आप कॉन्शियसली इस चीज़ को देखें। इसके अलावा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। डॉक्टर आलिया, पीसीओ की बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं जो कि हमारे घर पे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम घर में उसका कोई हल निकालें, हम डॉक्टर के पास ना ही जाएं। किस एक्सट्रीम सिचुएशन पे, किस सिम्टम्स में, किन मसाइल में आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी चाहिए? इसमें हमारे 2-3 सिम्टम्स आ सकते हैं पीसीओ की बीमारी के साथ। जैसे पेशेंट ख़वातीन बाज़ तो कहीं से अगर अनमैरिड हैं तो उनके डिफरेंस प्रॉब्लम होंगे, और अगर वो मैरिड हैं तो उनके डिफरेंट प्रॉब्लम होंगे। तो बाज़ ये भी होता है कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो रेफ़र करते हैं कि आपका इशू कोई गायनी का भी है साथ में, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। तो जो मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास सिम्टम्स के साथ आते हैं उनमें एक तो उनकी स्किन में एक्नी हो जाती है, स्किन ज़्यादा ऑयली होती है, फिर उनके हर्सुटिज्म का प्रॉब्लम है, जैसे फीमेल्स के अंदर तो मेल पैटर्न की हेयर्स अगर आ रहे हैं तो वो एबनॉर्मल है। फिर उनके अंदर कुछ और डिफरेंट बॉडी की चेंजेस आ जाती हैं, जैसे बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, स्किन थोड़ी सी फीमेल पैटर्न की बजाय, इसमें ये होता है कि हार्मोन्स बॉडी में 2 तरह के हैं, एक मेल हार्मोन्स है, एक फीमेल हार्मोन्स है। तो जो अगर फीमेल्स के अंदर उन्हीं मेल हार्मोन का प्रोपोर्शन रिलेटिवली बढ़ जाए तो उसको हम और ये ज़्यादातर ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉमन होते हैं ख़वातीन में ख़ास तौर पर, लेकिन हम इसको स्विच करेंगे और देखेंगे कि घर पे इन मसाइल का हल आपके पास क्या है। डॉक्टर मसूद भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर मसूद, अगर हम स्पेसिफिकली पिछले दिनों की बात करें, जैसे हमने क्वारंटीन का नाम दिया, जैसे हमने लॉकडाउन का नाम दिया, कोविड-19 में ख़ास तौर पर हमने इस चीज़ को फील किया कि घर में रहने के कितने सारे फ़ायदे हैं।
और आप क्या क्या घर में रह के कर सकते हैं। अब स्किन की अगर बात की जाए तो खासतौर पर आप क्या देखते हैं पब्लिक हेल्थ इश्यूज में, ज़्यादातर कोरोना के अलावा क्या मसाइल देखे हैं आपने इस कोविड के स्पेसिफिक 6 माह में? देखिए, इसमें जो मेन है बेसिकली तो ये माहौल के साथ बड़ा लिंक है इसके लिए, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रही हैं। मसलन एक हमारा डाइट पैटर्न चेंज होना शुरू हो गया। हमने जो ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स जो कि हमारा मेजर प्रोपोर्शन होना चाहिए उससे हमने डेविएट किया है, और उसके बाद हम जंक फूड की तरफ चले गए हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो स्किन के अंदर बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि ये कोविड में जैसे आपने बात की है ना जी, तो कोविड में थोड़ा सा बेहतरी इस वजह से आई है कि बच्चे हों, बड़े हों, जवान हो या बूढ़े हों, वो बहुत अरसे तक में भी 5 महीना 6 महीना उन्हें घर में रहने का मौका मिला। और उसके बाद हाथ धोने की हर मीडिया के ऊपर तलकीन की जाती रही है कि जी 30-30 सेकंड तक हाथ धोएं, उसके बाद सोप का इस्तेमाल करें। तो उसके बाद ये हुआ है कि स्किन लोगों की बेहतर होना शुरू हो गई है, और इवन लोगों के रंग गोरा होना शुरू हो गए हैं। जो काले थे वो गोरे हो गए, जो गोरे थे वो और खूबसूरत हो गए। सो ये बड़ी अच्छी थी, लोगों ने चेहरा भी साफ किया है, और एक खौफ का भी माहौल था, लोगों को अपनी लाइफ की अनसर्टेनिटी थी, उसकी वजह से लोगों ने इस्लाम की तरफ रुख किया, कुछ लोग नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए, कुछ ने माफ़ी मांगना शुरू हो गए। सो बहुत सारी चेंजेस आई हैं। और फिर अगर आप माहौल में देखें तो आपकी जो व्हीकल्स थी, जो जॉय राइड्स करते थे लोग, फिरे जा रहे हैं इधर से उधर, वो सारी रुक गई थी। ज़रूरी काम के लिए निकलते थे। उसके बाद जो रेडिएशंस आपकी थी जो कि फ़िल्टर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ओजोन लेयर ब्रेक थी, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हुई। उसी तरह से अगर आप देखें तो फैक्ट्रीज से जो एमिशन हो रही थी, लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रीज भी बंद हुई, और नतीजा ये हुआ कि ग्लोब के अंदर कुछ चेंजेस ऐसी आई हैं जिसके बाद माहौल बेहतरी की तरफ गया। अगर आप नेचर की तरफ जाएँ ना, तो ये रिवर्ट हुआ है टूवर्ड्स द नेचर। सो इस वजह से बेहतरी आई है। जनरल हेल्थ भी थोड़ी सी लोगों की बेहतर हुई है। ये अपनी जगह दुरुस्त है कि कोविड की वजह से बहुत सारी डेथ भी हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सिस्टम में जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ ग्लोबल कुछ ऐसी चेंजेस आई जिससे कि सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हुआ। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ना रिवर्ट हुआ है थोड़ा सा। आपने जो बात की ना उसको सेकंड करूंगी कि मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि इस लॉकडाउन से, क्वारंटीन से हम पॉजिटिविटी किस तरह से रेग आउट कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं जो आपने एक डिस्क्राइब किए, उसके अलावा घर में रहने के कितने सारे फ़ायदे हैं हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वे जस्ट वेटिंग फॉर कि कब कोविड ख़त्म हो, हम बाहर निकलें और बाहर की जो हमारी सोशल गैदरिंग है उससे कंटिन्यू करें। तो वो चीज़ अब प्रैक्टिस में भी आ चुकी है, लेकिन प्रिकॉशंस आपने फिर भी बहुत ज़्यादा करनी है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ये क्लेम नहीं कर सकता कि बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स हमारे पास मौजूद हैं, हमें कॉन्शियसली देखना पड़ेगा। सेकेंड स्पेल को पूरी दुनिया, पाकिस्तान कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमें कॉन्शियसली देखना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मास्क पहनना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, लेकिन उसमें भी हम बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं और ये हमारा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि अगर हम देखें स्किन रिलेटेड इशूज़, तो मैंने कहा चलिए सर्टिफिकेट की स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि हमें किस पॉइंट पर आकर किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है या किस पॉइंट पर आकर किसी सैलून में जाकर डर्मा फेशियल कराना है। बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ आपसे। पहले तो मैं कोविड के बारे में एक बात कहूँ कि हमने अपनी प्रैक्टिस में एक चीज़ देखी है कि स्किन रिलेटिंग इश्यूज थोड़े से बड़े हैं ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। उसमें ख़ास तौर पे एक बीमारी स्केबीज़, जितनी मैंने स्केबीज़ इस दौरान में देखी है इससे पहले नहीं देखी थी। शायद लोग इकट्ठे रह रहे थे, उसकी वजह से ये बड़ी है। दूसरी एक और चीज़, एक्नी का हमने ट्रेंड देखा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता जा रहा है, और एक्नी जो है वो ना सिर्फ लड़कियों में, टीनेज एडल्ट एक्नी का बहुत ज़्यादा, और एक मास्क के ज़्यादा इस्तेमाल से भी, जो कि इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ आपने किस तरीके से अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना है वाइल वेयरिंग अ मास्क, कि आपने उसके नीचे मॉइस्चराइज किस तरह करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो अपने आप को क्लीन किस तरह रखना है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसको मॉइस्चराइज कैसे करना है। मास्क के साथ ये भी ज़रूरी है, और इसके लिए हम लोग एक अवेयरनेस कर रहे हैं कि हाँ, और इसमें एक इंटरनेशनल टर्म मास्क नहीं एक नई डेवलप हुई है, विच इज़ के मास्क रिलेटिंग एक्नी, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। आपने जो बात की कि जी हमें किस तरीके से, कब हमें डॉक्टर को रुजू करना है और कौन से, तो अगर आपकी स्किन में कोई इशू नहीं है तो आप अपने फेशियल्स भी करवाइए और अपनी दूसरी चीज़ें भी करवाइए, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिए कि जिस क्लिनिक या ब्यूटी क्लिनिक पे अगर आप जा रहे हैं तो वो लोग सर्टिफाइड है उन चीज़ों को करने के लिए, मेक श्योर कर लें।
दूसरी जो है जो मेकअप और दूसरी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो किस ब्रांड की इस्तेमाल करें। और ये भी आप इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे क्योंकि आप खातून है, आपको खुद भी इस चीज का आइडिया है कि हर मेकअप भी हर एक को सूट नहीं करता, ठीक है। उससे भी एक्ने ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि होते हैं। एक बहुत छोटी सी एहतियात जरूर कहूंगा, रात को जब सोने लगे प्लीज अपना मेकअप उतार के सोइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्किन की क्लींजिंग कितनी अच्छी करते हैं, आप एक्सफोलिएशन कितनी अच्छी करते हैं। अगर आपको कोई स्किन रिलेटिंग इश्यू है, फॉर एग्जांपल एक्ने, आपको कोई डार्कनेस के पैचेस हैं जो कि मिलाजमा प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हमने देखे होते हैं, पीसीओज। अब पीसीओ तो एक बड़ी आम सी टर्मिनोलॉजी है जो कि हम हर एक को पीसीओ लेबल कर देते हैं आजकल। जिसके भी कुछ इश्यूज हों हम साथ ही कहते हैं कि आपको पीसीओ है। अब पीसीओ डायग्नोसिस के लिए आप या तो किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं या किसी अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएं या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट। ये पीसीओ जो है 3 डोमेन्स में फॉल करता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हार्मोन के डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, इन तीनों की डोमेन में फॉल करता है। और ये तीनों ही इक्विप्ड होते हैं और जहां पे इनको एक दूसरे की जरूरत होती है या आराम से एक दूसरे को रेफर करके इस काम को कर सकते हैं। तो जहां पे आपकी स्किन की कोई कंडीशन है, आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है, पोर्स ओपन है, आपको मैं ये बताऊं पोर्स कभी भी नहीं जाते, पोर्स मिनिमाइज जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये खामखा के ब्यूटी पार्लर्स और वो जो भी क्लेम्स करते हैं पोर्स को वो लेके नहीं जा सकते, उससे बल्कि आपकी स्किन की कंडीशन और खराब होगी। और हमने कई दफा देखा है। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात ना एक ऐड ऑन करूँगी। कल शुएब खान जो है हमारे बड़े सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, उनकी क्लास लेने के लिए मैं डिफेंस वाई ब्लॉक गई, तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छी क्लासेस दी और पोर्स के हवाले से डिस्कशन हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि कैन यू इमेजिन कि आपके दिन में पूरे स्किन के पोर्स जो हैं वो 3 मिलियन टाइम्स वो खुलते हैं सारा दिन में। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल डे। तो आपने कितना कॉन्शियसली इस चीज़ का ख्याल रखना है। इट्स ऑल अबाउट यू। आपको देखना पड़ेगा आपकी स्किन किस टाइप की है, आपको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम पीसीओ का है या नहीं, आपको देखना पड़ेगा आपका स्किन का प्रॉब्लम है या आपके आबोहवा का प्रॉब्लम है, आपके एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, आप कोई चीज़ आपको सूट करती है या नहीं करती, आपको इन्फेक्शन किस चीज़ से हो रहा है, अपनी स्किन के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम हर मसले का हल घर में खुद डॉक्टर बन के कहते हैं कोई मसला होगा ये पीसीओ का मसला है। डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ा मसला है कि हम हर चीज़ का हल समझते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होते हैं तो ही पीसीओ के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हम एक ही बात कहते हैं कि ये पीसीओ का मसला है। पीसीओ का मसला जो है असल में तो ये अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स हैं या फिर लैब की फाइंडिंग्स हैं कि लैब वाले टेस्ट के बाद बताएंगे कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है या फिर अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स में आएंगी कि आपके ओवरीज के अंदर सिस्ट बन गई हैं। तो इन दो के अलावा डायग्नोसिस में हम क्लिनिकल भी बना सकते हैं कि पेशेंट को पेशेंट की लुक से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पीसीओ है। जैसे ओवरऑल उसका थोड़ा फोरहेड ब्रॉड होगा, हेयर थोड़े थिन होंगे, ब्रिटल होंगे और स्किन जो है वो ऑयली होगी, एक्नी होगी। अच्छा, ये कुछ बेसिक सिम्टम्स ये स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो पेशेंट के लुक से मतलब एटलीस्ट 50-60% तक हम लुक से अंदाजा कर लेते हैं कि ये पीसीओ का प्रॉब्लम है। फिर दूसरे नंबर पे सेंट्रल ओबेसिटी आ जाती है कि वेस्ट हिप रेशो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे रूटीन में ये है कि खवातीन की वेस्ट कम होनी चाहिए, लेकिन इसमें ये होता है कि वेस्ट ज़्यादा हो जाती है। और फिर इसमें पेशेंट खुद भी अपनी हिस्ट्री देते हैं कि हमारा वेट पहले से डिफरेंट हुआ है, यानी कि कपड़े हमें पहले से तंग हो रहे हैं या हमें लुक सब लोग कह रहे हैं कि आपका वेट बढ़ रहा है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं फिर इसमें पीसीओ मतलब अब तो काफ़ी अवेयरनेस होगी, इससे ज़्यादा पेशेंट्स डायग्नोज होके आते हैं। अगर कोई ना डायग्नोज हुए हों तो फिर हम उनको कंफर्म करने के लिए, पेशेंट की तसल्ली करने के लिए हम उनको कुछ टेस्ट भी एडवाइस करते हैं जो स्पेसिफिक डेज पे किए जाते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन पेशेंट का डायग्नोसिस बनाना भी ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पर अगर अल्ट्रासाउंड पर हमें नज़र आए या ना नज़र आए, अगर क्लिनिकली और लैब की इन्वेस्टिगेशन मैच करती हैं तो हम इसे पीसीओ लेबल कर देते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली किया जाता है। मतलब इन एसओपीज के बाद, इन प्रोसीजर के बाद आप आइडेंटिफाई करके ही कह सकते हैं कि आप पीसीओ के पेशेंट हैं या नहीं है। बिल्कुल। हम घर में अपने डॉक्टर खुद नहीं बन सकते। आप ये मान जाएं कि आपके पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं है, किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यू हैव टू कंसल्ट, आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर मसूद आप बताएं इस हवाले से कि हम हर चीज़ का मसले का हल हमारे पास है, एक तो गूगल की फॉर्म में, दूसरे हमारे बड़ों की फॉर्म में। ठीक है, उनकी बात को, मेरे जो घर में सीनियर्स हैं मैं उनकी बात को बहुत कंसीडर करती हूँ, लेकिन आजकल चीज़ें और हैं, मसाइल और हैं, बीमारियाँ और हैं, उनकी नौयत और है। तो हम ऐसे क्यों करते हैं कि हमारे पास हर चीज़ का हल होता है खुद अपने डॉक्टर? नहीं, असल में आप ये देखें ना कि हमारे एक तो लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, दूसरा बंदा 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसमें हर बंदा एक्सपर्ट है। नंबर 1 सियासत,
अब सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर को बता रहे होते हैं कि आपने ये काम ऐसे करना है, यहाँ आपने गलती की है। हम मुल्क चला लेंगे। मतलब जो मुल्क चला रहा है उसको हम बता रहे होते हैं कि आपने मुल्क गलत चलाया। इसी तरह डॉक्टर का जिसने इतना पढ़ा होता है उसको भी हम बता रहे होते हैं आप इलाज गलत कर रहे हैं। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें कि हर बंदे के पास ना उसकी जो पटारी होती है उसमें बड़े मुजर्रब नुस्खे होते हैं जो हर बीमारी के टूटके होते हैं वो बता देते हैं, उसका इलाज भी कर देते हैं। इसी तरह सियासत के लिए बहुत बड़े बड़े नुस्खे होते हैं। तो पहली तो बात यह है कि अतायत को से हमें जान छुड़ानी चाहिए अपने, कि जो बंदा जिस शोबे का एक्सपर्ट है आप उसके पास जाएं और उसके बाद उसका मशवरा दें। अगर आप समझते हैं कि उसका मशवरा आपको पसंद नहीं आ रहा तो उसी तरह के आपके पास और एक्सपर्ट मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप उसके पास चले जाएंगे। जब आप 2 या 3 डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अव्वल तो वैसे करना भी गलत है, अगर स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप ट्रस्ट करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डाउट में है तो आप 1 या 2 ओपिनियन ले सकते हैं, तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि जो डायग्नोसिस किया जा रहा है या जो आपको ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो क्वालिटी का है, उसके अंदर कोई एम्बिग्युइटी है कि नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लोगों को सेल्फ मेडिकेशन से आउट होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क चंद ऐसे ममालिक में है जहाँ ओवर द काउंटर मेडिसिन हर तरह की मिल जाती है, अगरचे लेजिस्लेशन है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप बाहर के ममालिक में जो कि वाकई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, आपको चंद मेडिसिन के अलावा कोई मेडिसिन ओवर द काउंटर नहीं मिलती। और यहाँ तो खैर बड़े से बड़ा आपको इंजेक्टेबल, बड़े से बड़ा एंटीबायोटिक्स, आपको सारा कुछ अवेलेबल होता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ लेजिस्लेशन में भी हमें बेहतर करना पड़ेगा। फिर पिछले दिनों आपको पता होगा कि अतायत के लिए हेल्थ केयर कमीशन बहुत एक्टिव हुआ था, और लाहौर में आप ये देखें कि अगर एक डॉक्टर है तो उसके अगेंस्ट तकरीबन 20 अताई बैठे हुए हैं। अब अतायत की भी बड़ी किस्म है ना। अब आप अतायत को देखें, एक वो बंदा है जिसके पास एलोपैथिक का डिप्लोमा है या एलोपैथिक डॉक्टर है, लेकिन वो होम्योपैथिक के काम कर रहा है, या वाइस वर्सा के होम्योपैथिक की डिग्री लेके एलोपैथिक का काम कर रहा है। आपकी बात को इंटरप्ट करेंगे बिकॉज यहाँ ऐड करना जरूरी है। एक तो हमारे पास डॉक्टर बहुत सारे हैं, उसके बाद अताई डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं कि अगर हस्बैंड डॉक्टर है तो बीवी ऑटोमेटिकली डॉक्टर बनी हुई है। ये मोरूसी जो हमारे पास डॉक्टरशिप आ गई है ना, ये भी बहुत ज़्यादा है। इस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किस किस किस्म के ट्रीटमेंट मार्केट में मौजूद हैं, किस तरह से किए जाते हैं। इस पर डिटेल में बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेने वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने दिन का आगाज अगर आपने अच्छे से अब तक नहीं किया तो यकीन करें सुबह उठने के इतने ढेर सारे फायदे हैं कि मैंने इस चीज़ को तब फील किया जब सुबह 8 बजे उठ के, 5-6 बजे उठने के बाद नहीं करी, 8 बजे उठ के आप सिर्फ फील करें कि यू आर जस्ट स्टिल अलाइव इन द मॉर्निंग और एक डीप ब्रीथ लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सुबह अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बनाई है। तो ज़िंदगी के कुछ असूल होते हैं, आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सुबह उठेंगे, सुबह आपके जागने के लिए और रात सोने के लिए। रात के 1 घंटे की नींद दिन के 4 घंटों की नींद के मुतरादिफ है। तो ज़िंदगी को थोड़ा सा असूलों के साथ गुजारने की कोशिश करें। स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात कीजिए तो रिफत ताहिरा ऑफिशियल का ये आउटफिट है, आपको मिलेगा वाई ब्लॉक में, डिफेंस में, मोड पे। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप रिफत ताहिरा को विजिट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे महक की लगती है कि जिस तरह का आप ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए उसे कहती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट सा आपको ड्रेस डिज़ाइन करके देती है। तो स्टफ भी अच्छा है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं। सो डू विजिट रिफत ताहिरा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ का सोल्यूशन आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे मौजूद होता है। आप हमेशा अपनी मिसाल को डिस्कस करते हैं, वसाइल को डिस्कस नहीं करते। मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ इस एंटी एजिंग क्लिनिक्स के, मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये नहीं है कि आप ये मत करें वो मत करें। मकसद ये कि आपको क्या करना चाहिए। यू हैव टू चूज़। आपको कॉन्शियसली सिलेक्ट करना पड़ेगा किसके पास आपने जाना है, किसके पास नहीं। पीआरपी को डिस्कस कर लेते हैं। पीआरपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपका खून लिया जाता है, आपकी बॉडी से खून निकाला जाता है और उसे एंटीबॉडीज़ अलग करके दोबारा से वही खून इंजेक्ट आपकी बॉडी में किया जाता है, या यूँ कहें कि एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट किया जाता है। अब स्पेसिफिकली ये प्रोसीजर जितना बोलने में, डिस्क्राइब करने में मुश्किल है और अजीब लग रहा है, उतना ही ये अजीब होता भी है। कैसे होता है डॉक्टर साहब आप बताएंगे। पीआरपी मतलब आप जब उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कितना पेनफुल है ये प्रोसीजर? अच्छा देखो, पहली बात है कि इट्स नॉट पेनफुल। अच्छा, पहली बात तो ये क्लियर कर दूं। PRP इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। यस यस। अच्छा, इसमें PRGF भी है, प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर्स। ओके। मुख्तलिफ किस्में हैं और हर क्लिनिक के अपने प्रोटोकॉल्स हैं करने के। ब्लड लिया जाता है बट स्पेशलाइज्ड सेंट्रीफ्यूजेस, ये आम लैब वाले सेंट्रीफ्यूजेस नहीं है।
स्पेशलाइज्ड सेंट्रीफ्यूजेस जो कि चंद एक क्लिनिक्स के पास ही मौजूद हैं। इसीलिए जो ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं उनके रिजल्ट जब नहीं आ रहे होते तो उसकी वजह एक तो ये है। सबसे पहले नी जॉइंट के लिए PRP का रोल देखा गया था फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस या पेन इन द जॉइंट्स के लिए, और अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखा गया कि जी इसमें चूंकि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो ग्रोथ फैक्टर्स एंटी एजिंग के तौर पे स्किन पे या बालों के लिए दे आर वेरी हेल्पफुल। ओके, तो PRP इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसीजर दीज डेज, Nowadays, और उसका इफेक्ट और फ़ायदा मिलता है। और साथ में चूंकि माइक्रो नीडलिंग के साथ PRP किया जा रहा होता है, तो माइक्रो नीडलिंग के अपने फ़ायदे हैं, बिकॉज बेसिकली उसने स्किन में दो किस्म के मेजर फाइबर्स, इलास्टिन, कोलेजन। तो कोलेजन है जो कि स्ट्रक्चर देता है, तो जब कोलेजन को स्टिमुलेट करता है तो कोलेजन स्टिमुलेशन से ये फाइन रिंकल्स और ये काफ़ी सारी चीज़ें आपकी Clean हो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अगेन एंड अगेन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि सारे प्रोसीजर किस एज में आपने करने हैं। कुछ एज ऐसी होती है जहाँ पर आपको इस किस्म के प्रोसीजर्स की इलाज की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट बिकॉज की एक चीज़ ट्रेंड में है, आप उसको पहले कराना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी स्किन डैमेज नहीं भी होना होती तो वो हो जाती है। डॉक्टर साहब आप बताएगा, जितनी हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, जितने इलाज मॉल से, जितने प्रोसीजर्स मार्केट में मौजूद हैं, आप क्या सजेस्ट करती हैं? स्किन रिलेटेड Yes, yes. जो हमारे मेरे अपनी गायनी से लिंक्ड प्रॉब्लम्स है उनमें तो जो हम एज अ गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट को सबसे पहले तो हम वेट रिडक्शन एडवाइस करते हैं ओके, कि आप अपना वेट बैलेंस करें। आपका BMI बिल्कुल आपका जो है एवरेज हमारा है 18 to 25, इसके अंदर फॉल करना चाहिए। सेकंड में हम ये कहते हैं कि चेंज इन लाइफस्टाइल, कि आप अपने थोड़ा लाइफस्टाइल को change। बिल्कुल, अगर आपकी थोड़ी सीडेंटरी हैबिट्स हैं आप उन्हें चेंज करें, आप रेगुलर वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, आप अपना थोड़ा सा जो भी आपका लाइफ का पैटर्न है पहले से उसको चेंज करें। अगर हम पेशेंट को डाइटरी एडवाइस कहते हैं तो बहुत सारे पेशेंट हमें आगे से ये जवाब देते हैं कि हम तो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं, और फिर उनके लिए हमारा अगला ये आंसर होता है कि आप इस वक्त जो चीज़ भी खा रहे हैं आप उसको मजीद हाफ कर दें, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है ना कि आप उसको मजीद हाफ कर दें, और फिर आप बैलेंस डाइट की तरफ आ जाएं, आप जंक फूड बंद कर दें। आप जैसे मीठा जो है, चीनी, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि चीनी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीनी जो है वो हमारी बिल्कुल बॉडी की पूरे मेटाबॉलिज्म में और हर चीज़ में चीनी का इतना ज़्यादा रोल है कि मैं कहती हूँ वाइट शुगर घर में लाना ही बंद कर दें। क्या वाइट शुगर बिल्कुल लाना बंद? मेरे अब्बा कहते हैं सफ़ेद जहर है। हाँ बिल्कुल, वो ठीक कहते हैं, और ये PCO में इसका इतना ज़्यादा रोल है। फिर हम पेशेंट्स को जो मेडिसिन देते हैं असल में वो हम शुगर के पेशेंट्स को भी वही मेडिसिन दी जाती हैं। फिर पेशेंट कहीं से सुन लेते हैं कि आपने जो मेडिसिन दी है वो तो शुगर के मरीजों की, मुझे तो शुगर है नहीं, तो हम उन्हें ये बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है सेम यही शुगर के पेशेंट्स के साथ भी हो रहा होता है, कि आपकी जो बॉडी फैट है, जो विजरल फैट है, उसको कम करने के लिए हम ये वाली मेडिसिन आपको दे रहे हैं। और इन मेडिसिन के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, और पेशेंट को चाहिए कि डॉक्टर उसको जो भी प्रेस्क्राइब कर रहा है वो उसको डॉक्टर पे बिलीव करके उसको शुरू कर दे, बजाय इसके कि वो इधर उधर से मशवरे करे और फिर उसको कहीं और से सेकंड करता फिर, और उसके बाद फिर किसी और की एक फजूल सी बात सोच के उसको छोड़ दे, और फिर ये प्रॉब्लम ऐसा होता है जो वक्त के साथ साथ बढ़ता है। अगर आप इसको जल्दी हैंडल कर लेंगे जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर आप इसको मजीद डिले करते जाएंगे कुछ सालों बाद ये इतना रेजिस्टेंट हो जाता है कि फिर पेशेंट के लिए, हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है, पेशेंट के लिए भी, फिर वो इतना। कल ही एक वीडियो बनाई है डॉक्टर साहिबा, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप जितना मर्जी डिस्क्राइब करें, आपने वही चीज़ें बताई हैं जो कि रॉकेट साइंस नहीं है। बचपन से हमें बताते हैं टाइम पे सोएं, टाइम से उठे, खाना खाएं, फाके करना इज नॉट अ सोल्यूशन। बेसिकली ये सारी बातें हमें पता है, और प्रोग्राम में हम 12 दफ़ा भी इसको डिस्कस कर लें, भाई आगाज़ करना है, इट्स ऑल अबाउट योर विल। आपके पास विल है तो आप आज से शुरू कर दें। आज सुबह जब मैं उठी तो मंडे इस डिवोशन के साथ उठी हूँ कि अब मैंने जो कीटो डाइट स्टार्ट किया उसको मैंने बड़े अच्छे से करना है, मैंने चीट नहीं करना। तो आप कोई ना कोई रेजोल्यूशन सेट करें एट द स्टार्ट ऑफ द डे। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, कितनी दफ़ा, कितने प्रोग्राम में, कितने लोगों को बुला के आप इस चीज़ को कितनी दफ़ा डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब हमें ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन रूटीन को बेहतर करना मुझे लगता है, और वेट लूज़ करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और वेट गेन करना है सबसे आसान काम है। असल में जो बात आपने कही ना कि चीज़ें तो हमें बहुत सारी पता है, यस, लेकिन असल मसला इम्प्लीमेंटेशन का है, प्रैक्टिस का है कि आप करते क्या हैं। अब आपने बात की कि सुबह 8 बजे उठना चाहिए, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें ना, दुनिया के जितने कामयाब लोग हैं जो कि अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में कामयाब हुए, मतलब हम तो खैर कामयाबी के उस लेवल पे नहीं आ सके, लेकिन वो सारे के सारे वो हैं जिनका सुबह का आगाज़ 4 बजे या 5 बजे होता है, और 8 बजे तक वो अपने बहुत सारे काम कर चुके होते हैं। और इसी तरह से हम 8 बजे उठते हैं और 8 बजे के बाद अब अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं, और लोग 1-1 साल पहले, 2-2 साल पहले प्लान करके बैठे होते हैं कि हमने फ़लाने साल ये करना है, उसके बाद ये करना है। इसी तरह से ये जो काम है जो आप बात कर रही थी ना, कि हमारे में से बहुत सारे लोग हैं, अब आप सवाल करें
कि जी आपको अपनी कौन सी चीज़ सबसे प्यारी है, वो आपको कहेगा जी मुझे अपनी हेल्थ बहुत प्यारी है। फिर हम उससे पूछते हैं कि आपने डेंटिस्ट को कब दिखाया, वो कहता है जी डेंटिस्ट को तो दिखाने की जरूरत नहीं है। मसला होगा आपने तो कहा जी दिखाएंगे। वजन कब कराया, वो जी वजन तो ठीक है मेरा। ब्लड प्रेशर का, जी ब्लड प्रेशर तो मेरी उम्र ही नहीं है। सो जब आप उससे सवाल करते हैं तो पता लगता है कि ये उसने स्टेटमेंट दी थी कि मुझे अपनी सेहत सबसे प्यारी है, लेकिन जो उसका फेल था, जो वो काम करता था, उससे साबित होता है कि सेहत उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी लोग हैं, अगर आप उस पर जाएं तो 99.9% की प्रायोरिटी सेहत नहीं है। यही वजह है कि जब एक बीमारी उस लेवल पे होती है, जब हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जब हम उसको अर्ली ट्रीट कर सकते हैं, हम उस फेज़ को बड़े आसानी से गुजार देते ठीक हैं। है। और उसके बाद जब चीज़ें हाथों से निकलना शुरू हो जाती हैं और उसका इलाज बहुत महंगा हो जाता है और उसका इलाज मुश्किल हो जाता है, फिर हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं, फिर हम मुल्क छोड़ कर मतलब दूसरी एक जगह पे जाते एक्सट्रीम हैं। पॉइंट पर जाकर वी केम टू रियलाइज कि अब इसको मतलब डायग्नोज करना है, इलाज की बात अभी नहीं लेकिन कर इसमें रही। एक खास बात Diagnose। आप ये जहन में रखें कि इंसान, अल्लाह ताला ने जो इंसान के जो ऑर्गन्स हैं ना, उसको बहुत लिमिट्स दी है। अब आपके इंसान में 2 गुर्दे हैं, एक गुर्दा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। दूसरा अगर किडनी आधा भी काम कर रहा, इवन देन यू कैन सस्टेन योर Yeah, लाइफ। functional। तो बंदे को नहीं पता लगता। इसी तरह से हार्ट को ले लें आप, ऑलमोस्ट बाज़ दफ़ा 70% ब्लॉकेज होती है और बंदा आराम से काम कर रहा होता है, इसलिए कि हमारा लाइफ स्टाइल अब सेडेंट्री हो गया है। हम स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज करते नहीं है जो हमें अर्ली पता लग जाए कि हमारा हार्ट नहीं चल रहा, तो हम बहुत बेजल लेवल पे अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं और हमें पता नहीं लगता कि हार्ट काम नहीं कर रहा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे ऑर्गन्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता, अब आप दिमाग की बात ले लें, हमारे बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो बहुत लोग हैं, वो 3% या 4% से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। 96, 97, 98% तो हमारा डॉर्मेंट पड़ा होता है, और जो उसको 1% भी ऊपर ले जाता है वो दुनिया में कहीं से कहीं चला जाता है, वो चाहे इंसान हो या कोई कौम हो, बहुत आगे चली जाती है। सो मकसद कहने का ये है कि हमें एक तो अपने जो हेल्थ है उसको प्रायोरिटी बनाना चाहिए। हमें जो हेल्थ के बारे में हम करना चाहते हैं वो सिर्फ ज़बानी नहीं हमें कहना चाहिए, हमें अपने अमाल से बताना चाहिए कि हम अपना रूटीन बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी नींद पूरी ले रहे हैं, हम स्ट्रेस को अवॉइड कर रहे हैं। हम, और एक आप देखें, जेलसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब लोगों से जेलस होते हैं तो आपके हेल्थ सिस्टम ख़राब हो जाता है। आप स्ट्रेस को मेंटेन करें, डाइट को सिंप्लीफाई करें, और जो 4 बेसिक लेकिन डॉक्टर साहब ये सोर्सेज हैं सारे उससे काम लेके करने जाएं। किसने हैं? ये सारे हमने काम खुद- करने किसने? ये हमने प्रॉब्लम खुद ये है कि करना है। सारे काम डॉक्टर साहब आपने भी करने हैं, मैंने भी करने हैं। प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा कि देखिए मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं उनका दुख भी समझती हूँ, उनका दर्द भी समझती हूँ। आपसे नहीं कह रहा कोई कि आप 4-5 बजे उठे। आप अगर सुबह 8 बजे या 7 बजे पे उठते हैं तो आपको अंदाजा हो सकता है कि सुबह उठने की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। मैक्सिमम 2-3 बजे तक, मैक्सिमम 4 बजे तक आपका दिन मुकम्मल हो जाता है। एक अच्छी सी शाम बहुत सारे काम करने के लिए, फैमिली को देने के लिए आपके पास होती है, और फिर रात सुकून से सोने के लिए। लेकिन मेरे अब्बा कहते हैं जो सोता है वो खोता है, मतलब वो दोनों एतबार से खोता है। एक तो वो चीज़ें आप खो देते हैं कि आपको उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा ही नहीं होता, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को रिवील करती हैं, आपकी ज़िंदगी को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर लिहाज से आपको तंदुरुस्त और तवाना रखते हैं। लेकिन बात फिर वो ये करना किसने है? आपने और मैंने। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन है मार्केट में। फॉर एग्जांपल एंटी एजिंग, आप PRP कह लें, आप हाइड्रा कह लें, आप लेज़र कह लें, सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आप किस पॉइंट पर आकर सजेस्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि ये भी करा लेते हैं, ये भी करा लेते हैं। किस पॉइंट पर आप बीइंग अ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और किस बीमारी की किस हद तक सजेस्ट करते हैं? छोटी सी बात पहले कहना चाहूँगा Sure, sure. ज़रूर। हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं हम प्रॉब्लम्स को ज़रूर डिस्कस करते हैं। आई एग्री विद यू। आपके साथ पहले भी एक दफ़ा मैं बैठा, मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। देखें, सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज डॉक्टर्स ऑल्सो कि गूगल इज़ देयर। या अंकल गूगल से पूछे बगैर कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। मैं लोगों को इनकरेज करता हूं कि वो जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहते हैं इकट्ठी करें, क्योंकि फिर ये मेरा काम है उनको गाइड करना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ठीक है, कौन सी गलत है। जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आसान सोल्यूशन हमेशा बिकता है। बिल्कुल। आप आज किसी को कह दें कि मैं 1 मिनट में आपको पतला कर दूंगा, वो आपकी तरफ भागा चला आएगा, और आप उसको ये बिठा के कह दें कि तुम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दो, बहुत ब्रॉड टर्म है। हम क्लिनिक में 5 मिनट में जो कुछ लिख के दे देते हैं, तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं? नहीं, हम नहीं पूरी करते, और इसी वजह से ये चीज़ें नहीं हो सक रही हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग इनटू द अदर पर्सन शूज। अगर बहुत सारे हम अपने डॉक्टर्स को भी देखें तो क्या वो उन चीज़ों का, मेरा क्लाइंट सबसे पहले आके मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है, वो मेरी स्किन को असेस करता है, वो मुझे देखता है कि क्या मैं उसको एडवाइस कर रहा हूँ कि वो पतला हो जाए, तो क्या मैं पतला हूँ या नहीं हूँ। You're an example ठीक है? basically. आपको वो I perceive have करते to be हैं। an example Yeah. for them. अब आ जाता है आपके पास कि कौन से
प्रोसीजर्स करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। इसमें देखिए बेसिक स्किन केयर तो हर एक को करनी है, Okay. वो आप घर पे भी कर सकते हैं, क्लिनिक में जाके भी कर सकते हैं। बेसिक स्किन केयर में क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सफोलिएशन है, मेकअप की सफाई है, उसके अलावा आप जो काफ़ी सारे किस्म के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन है तो आपने मॉइस्चराइज करना है, ऑयली स्किन है तो उसको आपने न्यूट्रलाइज करना है, दैट इज़ मैंडेटरी। ये तो कोई बंदा भी सिंपल भी समझ सकता Basics है, है, आप तो घर Basic में भी है, कर सकते हैं। घर पे भी कर सकते हैं। इससे आगे हाइड्रा फेशियल्स, यस उनका इफेक्ट है, लेकिन कौन से सीरम यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, आजकल एक बड़ी मजेदार सी चीज़ है, हर बंदा पूछे कितने स्टेप्स कर रहे हैं आप हाइड्रा फेशियल में, अच्छा, क्योंकि वो डिफरेंट क्लिनिक्स या डिफरेंट ब्यूटिशियंस बताते हैं जी कि हम 20 स्टेप्स हाइड्रा फेशियल। आउटकम क्या ले रहे हैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि इसका आउटकम है क्या। सो बेसिकली हमें देखना ये है कि इसका आउटकम क्या निकलना है। हाइड्रा फेशियल इज सिंपली हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, क्लींजिंग ऑफ द स्किन एंड हाइड्रेशन ऑफ द स्किन। Okay. ठीक है, उसके बाद और बहुत सारे फेशियल्स अवेलेबल हैं जो कि मेडिकेटेड फेशियल्स हैं। तो अगर तो स्किन इशू है फिर तो हमें दवाइयों और दूसरी चीज़ों से कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड दिस इज़ वेयर वी एज एस्थेटिक फिजिशियंस कम इन, क्योंकि हम वो सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं जो कि कन्वेंशनल टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस नहीं है, ओवर द टाइम जिनकी साइंटिफिक बेसिस भी है, लेकिन हम उनको करते हुए कस्टमाइज्ड, टेलर मेड, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल की तो अप्रोच है ही नहीं इसमें ठीक है। कि हर एक बंदे को आपने जिस तरह अभी आपने एक बात की, एक वो डिजाइनर जो जिनके कपड़ों का, तो आपने एक बात कही थी कि वो आपके मुताबिक उसको कर देते हैं। Exactly. तो हमने भी उनके मुताबिक उस चीज को कस्टमाइज करना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा That is जरूरी very है। important. आपको कीप इन माइंड रखना पड़ता है कि आपका कस्टमर चाह क्या रहा है, आपके पास आने वाला जो इलाज कराने वाला पेशेंट है वो क्या चाहता है। अच्छा, फिर उसको सेटिस्फाई करने के चक्रों में बाजू का देखा हम ये देखते हैं कि हमें अपना सजेशन देना होता है, लेकिन बाजू का जो हमारे सामने बैठा बंदा होता है वो नहीं मानता उस चीज को, उनको वही चीज चाहिए होती है जो इंस्टाग्राम में किसी इन्फ्लुएंसर के किसी पोस्ट पे उन्होंने देखी होती है। ये चैलेंज कितना ज्यादा फेस करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा, एंड अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं अपने क्लिनिक के बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारा 99% कन्वर्जन होती है। उसकी वजह ये है कि आपने उसका कॉन्फिडेंस विन करना है। यस, ठीक है, अगर मैं उसका कॉन्फिडेंस विन कर सकता हूँ तो मैं उसको स्लोली उस पाथवे पे भी लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि हमने एक गोल सेट किए, छोटे गोल सेट किए, रिजल्ट्स दिए, आपका कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जब बन गया तो उसके बाद मैं आपसे बड़े गोल्स भी अचीव करा सकता हूँ। सो हमारा चूंकि एक रिलेशनशिप, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पीपल हु आर कमिंग टू अस एटलीस्ट, क्योंकि वी, अच्छा एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वी हैव स्टॉप गोइंग इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये है कि लाइफस्टाइल चेंज एज अ डॉक्टर मैं नहीं करवा सकता, इसमें मुझे साइकोलॉजिस्ट की हेल्प भी चाहिए है, मुझे एट टाइम साइकाइट्रिस्ट की हेल्प भी चाहिए है, मुझे इसके अलावा अपने न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन की हेल्प भी चाहिए। तो एटलीस्ट मैं अपने जो डोमेन जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वी हैव अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। या I've got a gynecologist working with me, I've got a plastic surgeon working with me, I've got a dentist working with me, I've got a dietitian working with me, I've got a psychologist working with me in one team. तो उसमें होता ये है कि फिर आप जब एक दफ़ा उसका कॉन्फिडेंस विन कर लेते हैं तो फिर आप एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ यू कैन मेक देम गो थ्रू द लाइफस्टाइल चेंज। अगर आपको मैं 1-2 किलो वजन कम करवा दूंगा तो आप ऑटोमेटिकली चाहेंगे कि मैं अब अगले 5 किलो भी कर लूं। क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप उस बंदे पे रिलाय करते हो, उस डॉक्टर पे रिलाय करते हो। जी। अच्छा, ये सारी चीजें जो आपने डिस्क्राइब की, ये तो चले आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन ये सारी जिंदगी में हमारे साथ भी यही चीजें हैं। आपको साइकोलॉजिकल इशू को भी फेस करना पड़ता है, आपको मेंटल इश्यूज को भी फेस करना पड़ता है, आपको फिजिकल इश्यूज को भी फेस करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी फेस करना पड़ता है, लेकिन ये सारा कुछ फेस हम करते हैं। अल्टीमेटली मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि ये आपका काम है और ये आपने ही करना है। डॉक्टर कैन सजेस्ट यू, आपको कोई कंसल्टेशन में आपको कंसल्ट कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, लेकिन अगेन कोशिश आपने करनी है। पहला स्टेप ही हमेशा मुश्किल होता है, इनिशिएटिव मुश्किल होता है। डॉक्टर साहबा, आप क्या कहती हैं? बाज़ वक़्त आपके पास इस नौयत के पेशेंट भी आते होंगे, दे आर रिजिड, बेसिकली उन्हें इमीडिएट सोल्यूशन भी चाहिए होता है। बीमारी इस हद तक, इस पॉइंट तक पहुंच जाती है कि वहाँ से उसको वापस लेके आना या कैटर करना समटाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैसे टैकल करती है इस नौयत के पेशेंट्स को? बाकी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन मेरा हमेशा पेशेंट को यही कहती हूँ कि जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होगी, जब तक आपके अपने अंदर से डिज़ायर नहीं उठेगी कि मैंने वेट कम करना है, मैंने इस प्रॉब्लम को
खुद से इसके साथ स्ट्रगल करनी है और इसके साथ मुकाबला करके खुद को हेल्दी करना है, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। और हमेशा मैं पेशेंट की काउंसलिंग इस तरह भी करती हूँ कि ये जो कुछ ईयर्स हैं ये प्रेशियस है आपकी लाइफ के, जैसे रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं, और ये जब गुजर जाएंगे इसी तरह से आप स्लो लगी रहेंगी, और उसके बाद जब आप 30+ हो जाएंगी फिर आपकी इनफर्टिलिटी के इश्यूज शुरू हो जाएंगे, और उस टाइम डॉक्टर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज जो 20 to 30 ईयर्स है वो आइडियल एज है कि आप इस दौरान में ही कंसीव करें प्रेगनेंसी और आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद अगर इन्हीं डेज को आपने बिल्कुल अपनी सुस्ती से और अपनी इन्हीं चैलेंजेस को ना मानते हुए कि नहीं मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, हेल्दी हूँ, और आपने अगर इस टाइम को लॉस कर दिया तो फिर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकेंगे, डॉक्टर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे और आप खुद भी, और फिर बीमारी इतनी रेजिस्टेंट हो जाती है। और इसमें सबसे बेस्ट ये है कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, जितनी जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना आपको फायदा, पेशेंट को फायदा, बीमारी वही रुक जाएगी, जितनी ये और प्रोग्रेस करती चली जाएगी उतनी रेजिस्टेंट होती चली जाती है। मतलब हमें किस पॉइंट पर आकर इसको डायग्नोस करने की, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है? पेशेंट को जब भी खुद में चेंज फील हो कि मेरा वेट गेन हो गया है, मेरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, मेरी स्किन चेंजेस आ गई, उसको खुद में ही अपने में चेंजेस फील हो कि मेरे में कुछ भी थोड़ी सी भी चेंज हो, उसे जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन हम वाई वी आर वेटिंग फॉर द एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ पर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर मसूद क्या सजेस्ट करेंगे इस हवाले से? जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा भी हो रहा है कोई मसला नहीं, मेरी एज नहीं, मैं चेक नहीं करूँगा, ये चेकिंग प्रोसीजर जो है आपको करते रहना चाहिए। मैं आपको बताऊँ ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रोग्राम का वक्त भी आपका ख़त्म होने के करीब है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लाजमी अब करना पड़ेगा। आप देखें, आप जो अच्छे ममालिक हैं, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, ये दुबई की चीज़ ले लें, वहाँ तो एक प्लम्बर की दुकान आप नहीं खोल सकते जबकि आपके पास लाइसेंस ना हो, आपके पास क्वालिफाइड बंदा ना हो, और आप उसके लिए आप प्लम्बर की दुकान पे फिर इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं कर सकते कि जी आपके पास तो लाइसेंस उठा के ले जाते हैं, बंद कर देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था ना, अतायत बहुत किस्म की हो रही है। एक वो डॉक्टर है जो जनरल प्रैक्टिशनर है लेकिन वो स्पेशलिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी अतायत है। एक बंदा जो सर्जन है वो गायनी की प्रैक्टिस कर रहा है, आपको पता ही नहीं है कि ऑपरेशन एक सर्जन आता है आके करके चला जाता है, ये भी अतायत है। सो कंसल्टेंट भी अतायत कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, और जो नॉन क्वालिफाइड बंदे हैं जिनको डॉक्टर तो कहना ही बहुत बड़ी ज़्यादती है उनके साथ। और मैं तो ये समझता हूँ आप बेकरी पे चले जाएं, वाइट कोट पहन के आपने बेकरी वाले को खड़ा किया, दिस इज़ इंसल्टिंग। वैसे कि ऐसे को लेजिस्लेशन होना चाहिए कि एक जो वर्दी डॉक्टर पहनता है आपने बेकरी वाले को पहनाई हुई है। आप मेडिसिन की दुकान पे चले जाएं, जो वहाँ लड़का काम करता है वो डॉक्टर की वर्दी पहन के बैठा हुआ है, जो कि इस किस्म के हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर आप दूसरी आप देखें ना तो प्रिवेंशन की तरफ हमें आना पड़ेगा एज ए नेशन। जो पॉलिसी हमें बीमारी को प्रिवेंट कर सकती है ना, हमें उस पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और आजकल तो एक कॉन्सेप्ट दुनिया में आ रहा है जिसको कहते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन पहले होती थी प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमोडियल प्रिवेंशन ये होती है कि नेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। अब आपको पता है कि हमें सिगरेट से कैंसर हो रहा है, सो ये सिगरेट बेचना और फिर ऊपर लिख लेना ये मुजरे सेहत है, वाई डोंट यू बैन इट। इसी तरह से अगर आपको पता है कि ये चीज़ हेल्थ हैजर्ड है तो आप उसको बैन कर दें, आप नेशनल पॉलिसी साजी की जरूरत है। आपका कहने का मतलब ये कानून साजी, हेल्थ प्रो हेल्थ कानून साजी की जरूरत हमें जरूरत है ग्राउंड पे खेलने की, एक आगाज से बेस से हमें उस चीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हमने क्या करना है, किस किस्म की कानून साजी की जरूरत हमें है। थैंक यू सो मच थ्री ऑफ यू, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। प्रोग्राम को कंक्लूड ऐसे करते हैं कि जान है तो जहान है, ये बहुत सुना है आपने, हर जगह सुना है, लेकिन आपकी सेहत सबसे पहले आती है। वो स्किन की सेहत हो, आपके मेंटल इश्यूज हो या फिजिकल इश्यूज हो, तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपने किस तरह से अपना ख्याल रखना है। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोविड की वजह से प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।